मध्य प्रदेश हुकूमत ने न्यूज़ 18 की खबर के बाद आयमा और मौजनीन की खुशियों का तोहफा दिया है। आयमा और मौजनीन की 6 माह से रुकी हुई तनख्वाह के ताल्लुक से न्यूज़ 18 की मुहिम उस वक्त कामयाब हो गई जब महकमा अक़लियती फलाह बहबूद ने खबर के बाद न सिर्फ आयमा और मौजनीन की तनख्वाह को लेकर अहकाम जारी किया, बल्कि दिवाली की शब से पहले इमाम और मौज़िन के अकाउंट में उनकी तनख्वाहें पहुंच गई हैं। मसाजिद कमेटी ने आयमा और मौज़नीन की तनख्वाह को लेकर न्यूज़ 18 उर्दू के जरिए चलाई गई मुहिम का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि इमाम मौज़िनों की तनख्वाहें आज खाते में पहुंच गई हैं उनके, और काफ़ी टाइम से ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन थी, अल्लाह पाक ने उसको हल करा दिया है। इसलिए मैं सरकार का इसमें बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसी के साथ साथ जिन हजरात ने भी अपने न्यूज़ 18 उर्दू ने जो मेहनत करी इसके लिए, और जिन हजरात ने भी, जिन बड़े लोगों ने भी इसके लिए मेहनत करी, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मेहनत और कोशिशों के नताइज से इमाम मौज़िनों को आज उनका मानदेय मिल गया है, नजराना मिल गया है। मुल्क से बगावत और हिंदू मजहब की तौहीन करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हुई सना खान की जमानत अर्जी इलाहाबाद की जिला अदालत ने खारिज कर दी है। सना खान को इलाहाबाद पुलिस ने गुज़श्ता 24 अगस्त को नूरुल्लाह रोड पर वाक़ उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया था। सना खान पर हिंदू देवी देवताओं की तौहीन करने और यूट्यूब पर काबिल एतराज़ वीडियो अपलोड करने का इल्ज़ाम है। पुलिस ने सना खान पर मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इसके अलावा सना के खिलाफ IT एक्ट की कई संगीन दफात भी लगाई गई हैं। सना खान की तरफ से जिला अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। अदालत ने समाअत के बाद अर्जी खारिज कर दी है। वाज़ेह है कि सना खान गुज़श्ता इलाहाबाद की नई सेंट्रल जेल में बंद हैं। तो नैनी सेंट्रल जेल में सना खान फिलहाल बंद हैं। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि अयोध्या में 500 बरस बाद पहली बार इतनी शानदार तरीके से दिवाली मनाई जा रही है। इलाहाबाद में मीडिया से बात करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर की तामीर का आगाज हो चुका है। उन्होंने कहा कि दिवाली के मौके पर अयोध्या में 5 लाख से ज्यादा दिए रोशन किए गए। उन्होंने कहा कि एक वक्त में 5 लाख दिए रोशन करने का ये आलमी रिकॉर्ड होगा। दिवाली खास होने का एक ही पर्पज है कि 5 शताब्दी बाद रामलला का मंदिर आक्रमणकारियों ने तोड़ा और वहाँ एक ढांचा खड़ा किया। वह ढांचा हटने के बाद और 500 साल की लंबी लड़ाई के बाद देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले से अब रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। अब राम जन्मभूमि परिसर में भी दीपोत्सव का कार्यक्रम आज होगा। यह हर राम भक्त के लिए, हर राष्ट्र भक्त के लिए, हर देशवासी के लिए गर्व की बात। मार्च में लॉकडाउन के बाद रमजान से लेकर ईद, रक्षाबंधन और रामनवमी तक सभी त्योहार कोरोना वबा की नजर हो गए। वबा का बाजार और कारोबार पर बहुत असर पड़ा, लेकिन दिवाली से कबल बाजार की रौनक दोबारा वापस लौटती नजर आ रही है। मेरठ में भी दिवाली के मौके पर शहर के बाजारों में खरीदारी से रौनक नजर आई, लेकिन इस दौरान कोरोना इन्फेक्शन के खतरे से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर कम लोग ही अमल करते नजर आए। दिल्ली और NCR में पटाखों की खरीदो फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी लगने के बाद अलीगढ़ में इन दिनों पटाखों की मार्केट में खासी रौनक नजर आ रही है। हालांकि दुकानदार इस मरतबा गुज़श्ता साल के मुकाबले कारोबार कम बता रहे हैं। वहीं मार्केट से इस मरतबा चाइना के पटाखे मुकम्मल तौर से गायब हैं। पटाखों के होलसेल कारोबारियों का कहना है कि लोग वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल को तरजीह देते हुए हिंदुस्तानी इको फ्रेंडली पटाखों की ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और ख़रीद रहे हैं। वहीं खरीदारों का भी यही मानना है कि मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने के लिए हमें हिंदुस्तानी इको फ्रेंडली पटाखे ज़्यादा खरीदने चाहिए। इस बार इको फ्रेंडली पटाखे और ग्रीन पटाखों की डिमांड है, और सेवाकाशी से भी लोगों, फैक्ट्री से भी वही आइटम बने हैं जिसकी डिमांड है, और जो अंडर गवर्नमेंट रूल से पटाखे बनते हैं वो ही चल रहे हैं। टोटल इंडियन पटाखे हैं, और हमारा कारोबार भी इंडियन बनना चाहिए, जिससे कि मोदी जी की वो है कि एक इंडियन कारोबार अपना आगे बढ़े। और चाइना का बहिष्कार, विदेशी बहिष्कार तो वैसे भी होना चाहिए, क्योंकि चाइना से आना हमारी देश की
एक डाउन होना है हमारे देश की जीडीपी डाउन होने का मकसद ये है कि बाहर पैसा जा रहा है बाहर। लोग आवाज़ वाले धुएं वाले पटाखे बहुत कम खरीद रहे हैं। मैं भी उसी हिसाब से, चूँकि बहुत वातावरण दूषित हो रहा है, इसलिए हम ग्रीन पटाखों की ज़्यादा मार्केट में वो है, तो हम भी अपने घर परिवार बच्चों के लिए, सब बहनों भाइयों के लिए ग्रीन पटाखे ज़्यादा ही तवज्जो दें। पिछली बार चाइना का माल अलीगढ़ में बहुत था, लेकिन इस बार चाइना का माल नहीं है और मेड इन इंडिया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था लोकल फॉर वोकल, तो लोगों में दिख रहा है इसका, सभी लोग लोकल मेड इन इंडिया। मैंने पूरा माल। अकोला में दिवाली पर बाजारों में समाजी फासले की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बाजारों में लोगों का हुजूम नजर आ रहा है, तमाम दुकानदारों का कहना है कि लोग बाजारों में आ तो रहे हैं लेकिन खरीदारी कम कर रहे हैं। त्योहार और मिठास का चोली दामन का साथ होता है, लेकिन दिवाली जैसे त्योहार के मौके पर राशन की दुकानों पर सिर्फ 1 किलो शक्कर दी जा रही है। ताहम एक गांव ऐसा भी है जहां की ग्राम पंचायत अपने लोगों को 1-2 नहीं बल्कि 25 किलो शक्कर दे रही है, वो भी आधी कीमत पर, यानी सिर्फ 20 रुपए किलो, ताकि वबाई दौर में लोग कम से कम त्योहार खुशी और आसानी से मना सके। यह सब कैसे मुमकिन हुआ, देखिए ये रिपोर्ट। औरंगाबाद से 15 किलोमीटर फासले पर वाक़े पाटुदा गांव हर मामले में अपनी मुनफरिद शनाख्त रखता है। जदीद सहूलियात फराहम करने के मामले में इस गांव का कोई सानी नहीं है। 3500 की आबादी वाले इस गांव में पानी, बिजली, सड़क जैसी बुनियादी सहूलियात के अलावा बहुत सारी ऐसी सहूलियात भी फराहम की गई हैं जो बड़े बड़े शहरों में भी नहीं मिलती। इस मर्तबा गांव के लोगों की दिवाली में मिठास घोलने के लिए ग्राम पंचायत ने हर घर को 25 किलो शक्कर दी, वो भी महज 500 रुपये में। गांव के सरपंच भास्कर राव का कहना है कि गांव के लोग 100% टैक्स अदा करते हैं और ग्राम पंचायत स्कीमों की शक्ल में इन्हें लौटा देती है। इस साल का कोविड का संकट था, तो हमने सब लोगों को सैनिटाइजर दिया, साबुन दिया, बकेट दिया, हर घर को दिया कि भाई घर के सामने बकेट रखो, साबुन रखो, उसमें हाथ धो, फिर घर के जा, सैनिटाइजर का वापर करो, फ्री में दिया गांव के लिए ये साल को। और लोगों को दीपावली है बोल के उनको 25 किलो शक्कर हमने दिए 500 रुपए में, यानी कि आधे कीमत में उनको 25 किलो शक्कर मिली है। अभी कोरोना का समय था, तो फिर भी हमारे गांव के लोगों ने 100% टैक्स पेड किया। तो हमें लगा अभी दिवाली है तो कुछ अलग करें। तो दिवाली में सबसे ज़्यादा लगती है वो शक्कर, क्योंकि बहुत सारे चीज़ हम शक्कर से ही बनाते हैं और बाज़ार भाव देखे तो 40 रुपये किलो से शक्कर मिलती है। तो इसलिए हमने 25 किलो शक्कर खाली 500 रुपये में सब गाँव वालों को भेज दी। पाटुदा गांव को महाराष्ट्र का मिसाली गांव का अवार्ड मिल चुका है। साबिक सदर जमहूरिया APJ अब्दुल कलाम के दौर में इस गांव को निर्मल गांव का अवार्ड भी मिला। पाटुदा में बुनियादी सहूलियात के अलावा सिनफी भेदभाव की गुंजाइश नहीं और ना ही जात पात को कोई जगह है। इसके अलावा गांव में वाईफाई फ्री, बुजुर्गों के लिए मुफ्त खाने की सहूलत, 4 किस्म का पानी यानी गर्म, प्योरीफाई और इस्तेमाल के अलावा खेती के लिए 24 घंटे पानी की सहूलत है। अब्दुल कलाम साहब ये मेरा आदर्श है, रहेंगे जिंदगी भर। मैं सोचता रहता हूँ कि साहब की तमन्ना, साहब की जो इच्छा है वो हिसाब से अपन ने काम करना चाहिए। मुझे पता नहीं आगे क्या होगा, पता नहीं। मैं गांव-गांव जाता हूँ, आज 5000 गांव तक मैं गया हूँ, आज भी मैं नांदेड़ जा रहा हूँ। मेरी भी यही तमन्ना है आखिरी, इतना खुद नसीब है नहीं, पता नहीं। ऐसे ही कई गाँव में जाते वक्त बच्चों को, लोगों को कुछ अच्छी चीज सिखाते वक्त अपन ने भी जाना चाहिए। बस यही आखिरी तमन्ना है। भगवान के गए थे दर्शन करने को, तो 11 गांव में हमको कुछ नहीं मिला। ऐसा गांव पाटुदेसरी का गांव कहीं नहीं मिला। हमारा पाटुदा सबसे अलग है। और ये बनाया, तो ये बनाया किसने? वो हमारा भास्कर राव पेरे, तो उन्हें बनाया। पाटुदा गांव में हर घर के सामने आपको नाम की तख्ती नजर आएगी। इसमें मालिक और मालिकैन का नाम दर्ज होता है, यानी जायदाद में मियाँ बीवी दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। इसके अलावा इस गांव में माहौलियाती आलूदगी से बचाव की तमाम तदाबीर इख्तियार की गई हैं। हर घर में दरख्त लाजमी है। गांव के लोग खुशी खुशी सालाना 4000 रुपये टैक्स अदा करते हैं। ये टैक्स कोरोना वबा के दौरान भी ग्राम पंचायत को मौसूल हुआ। यही वजह कि गांव में अब दिवाली की धूम है, लेकिन ग्राम पंचायत ने आतिशबाजी पर रोक लगा दी है। इसलिए शोर शराबा तो नहीं, लेकिन दिवाली की मिठाइयां यहां खूब तकसीम होंगी, ये बात यकीन से कही जा सकती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट।
30 साल बाद शमसुद्दीन पाकिस्तान से हिंदुस्तान वापस आए, लेकिन इनके पते की तौसीक नहीं हो पाने के सबब वो अमृतसर में क्वारंटीन सेंटर में है। शमसुद्दीन के अहल खाना वेरिफिकेशन के लिए मुतल्लिका दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। जब शमसुद्दीन के भाई अमृतसर पहुंचे तो मालूम हुआ कि पुलिस के पास जो पासपोर्ट है उस पर पता आंध्र प्रदेश का लिखा हुआ है। अब इस मामले को देखने के लिए कानपुर पुलिस अमृतसर जाकर जांच करेगी। जी बस एक पात्र चाहिए जो उनको ये साबित कर सके वो यहाँ पे रहने वाले हैं। जी बस खाली उसी कागज़ के लिए कार्रवाई रुकी हुई है वहाँ पे, और वो उसके लिए एसएसपी साहब हमारी मदद कर रहे हैं। अब जितनी जल्दी वो कह रहे हैं हमसे हो पाएगा वो कर देंगे। कितने दिनों से आप लोग इंतजार कर रहे हैं? सर हम लोग को तो फिर भी पता नहीं है। हम लोग 26 अक्टूबर को ऐसा हुआ था और हमें 27 अक्टूबर को ये बात मालूम हुई कि हमारे भाई पाकिस्तान से अमृतसर आए हैं। अब ये जानकारी मिलने के बाद तो हम लोग जब से बराबर संपर्क में हैं और अमृतसर प्रशासन भी हमारा बहुत सपोर्ट कर रहा है। वो हमारी तो जब हमारे भाई नहीं गए थे, जब भी उन्होंने हमारी कई बार बात करवाई, फ़ोन पे भी करवाई, वीडियो कॉल्स भी करवा के दिखाया, जब हम लोग उसी से जान पाए कि वो हमारे भाई हैं। बाकी पत्रकारों के जरिए हमें जानकारी सबसे पहले मिली है। जी अब ये क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ पर पेच फंस रहा है, क्यों नहीं आ पा रहा? सर सिर्फ यहाँ से जो वेरीफाई नहीं हो पा रही है, वेरीफाई जैसे ही हो जाएगा वो वहाँ से भेज देंगे उन्हें। प्रशासन और पुलिस और एलआईयू के द्वारा इस प्रकरण की जांच की जा रही है और इसमें जो भी संभव सहायता होगी वो परिजनों की जांच के बाद की जाएगी। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दुनिया के मारूफ साइंसदानों की फहरिस्त जारी की है, जिसमें मुख्तलिफ मैदानों में गिरा कदर खिदमात अंजाम देने वाले साइंसदानों की दर्जाबंदी की गई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शोबे बॉटनी के चेयरमैन प्रोफेसर नफीस ए खान का शुमार बॉटनी के मैदान में हिंदुस्तान के 10 बेहतरीन साइंटिस्टों में किया गया है। अपनी इस कामयाबी पर प्रोफेसर नफीस ए खान ने मसरत का इजहार किया है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च टीम ने एक लिस्ट पब्लिश की है जिसमें कि टॉप 2% साइंटिस्ट के डिफरेंट कैटेगरीज में नाम है। उसमें एक कैटेगरी है प्लांट बायोलॉजी एंड बॉटनी। उस प्लांट बायोलॉजी एंड बॉटनी कैटेगरी में मेरा नाम है और इंडिया के टॉप 10 लोगों में मेरा नाम है। इस फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस से 3 नाम हैं जो डिफरेंट फील्ड में हैं और पूरी यूनिवर्सिटी से भी 7 लोगों के नाम इसमें शामिल किए गए डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। मैं प्लांट फिजियोलॉजी के एरिया में रिसर्च करता हूँ, जिसमें कि इन रिलेशन टू एनवायरनमेंट की प्लांट्स की परफॉर्मेंस को कैसे हम डिग्रेडिंग एनवायरनमेंट में प्रोटेक्ट किया जा सके, और इसके लिए जो भी फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स हैं उस मैकेनिज्म्स को मॉडिफाई करने की और उसको स्टडी करने की कोशिश करता हूँ। बिहार इलेक्शन के नताज पर कर्नाटक में भी बहस जारी है। कांग्रेस नताज पर सवाल उठा रही है, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ के इल्जामात आयद किए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस जमीनी हकीकत को समझने में नाकाम रही है, जिसकी वजह से इस तरह के इल्जामात आयद किए जा रहे हैं। बीजेपी के रियासती नायब सदर मालकिया गुत्तेदार का कहना है कि पीएम मोदी की करिश्माती शख्सियत बिहार में सब पर भारी रही, जिसकी वजह से बीजेपी का मुजाहरा शानदार रहा है। बिहार का चुनाव में हमको महागठबंधन का गवर्नमेंट होता बल्कि बहुत उम्मीद थी, लेकिन वो बीजेपी का षड्यंत्र से हमको डाउट आता है। बीजेपी का इसमें षड्यंत्र है, क्यों बोले तो ईवीएम मशीन से उन्होंने हैक करके हमको हर इलेक्शन में हार जा रहे हैं। क्यों बोले तो बैलेट पेपर से इलेक्शन होना चाहिए, बैलेट पेपर से हो गए तो इनका हकीकत मालूम होता है, क्या कौन पॉपुलरिटी है, कौन काम करे है, क्या नहीं बोल के। पीएम मोदी का है, अमित शाह का है, जेपी नड्डा का है, एंटायर हमारा बीजेपी टीम का है। खाली बिहार ही नहीं, अभी देश में बदलाव आ रहा है। मोदी जी का नेतृत्व में आज पूरा देश को विश्वास हो गया है। इनके हाथ में अगर हम सत्ता दिए तो ये भारत देश सुरक्षित रहता है। ये भावना सब में आने से ऐसा विजय हम प्राप्त किया है, और आगे भी जो भी स्टेट इलेक्शन होते हैं उसमें भी बीजेपी। रायचूर में जनता दल सेकुलर पार्टी के लीडरों ने अक़लियतों के साथ नाइंसाफी करने का कांग्रेस पार्टी पर इल्जाम आयद किया। जेडीएस रायचूर जिला यूनिट के सदर एम विरूपाक्षी और पार्टी के कारगुजार सदर एडवोकेट एन शिवशंकर जेडीएस अक़लियती सेल के एक इजलास से खिताब कर रहे थे। विरूपाक्षी ने कहा कि कांग्रेस ने मुसलमानों को हमेशा सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया और कांग्रेस की अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से ही मुस्लिम तबके को रायचूर बल्दिया के सदर के ओहदे से महरूम होना पड़ा। भारतीय जनता दल ऑफिस में एक मीटिंग का इजलास किया गया जिसमें अक़लियतों की नई कमेटी तश्कील देने के लिए कहा गया था। उस दरमियान
जनाब हमारे सदर रायचूर ज़िला सदर अमीर बख्शी साहब ने कहा कि JDS से ही मुसलमानों की तरक्की मुमकिन है, क्योंकि रायचूर में एक मुसलमान का नाम लेते लेते म्यूनसिपलिटी का चेयरमैन बनाने के लिए गैर मुस्लिम को दिया गया। इस मौके पर हम तमाम रायचूर के मुसलमानों से अफसोस है, अब मुसलमानों का अफसोस है कि है ना, एक मुसलमान को 70 साल से आज तक कोई मुसलमान को चेयरमैन नहीं बनाया। कांग्रेस वाले हमेशा आज दिलाते रहे, इंशाल्लाह आगे दिनों में JDS से मुमकिन करके दिखाएंगे हम। हज 2021 के लिए फॉर्म दाखिल करने का अमल भले ही 7 नवंबर से शुरू हो गया हो, मगर मध्य प्रदेश में अब तक 7 फॉर्म भी दाखिल नहीं किए गए। हालांकि हज कमेटी के जरिए हज फॉर्म को लेकर भोपाल के साथ तमाम अजला में तैयारी की गई है। कोरोना के खौफ, सफर हज महंगा होने और दूसरी नई शराइत के सबब आज़मीन को पेश आने वाली मुश्किलात पर हमारे नुमाइंदे महताब आलम ने MP हज कमेटी के CEO दाऊद अहमद खान से खास बातचीत की है। 21 के लिए ऐलान तो हो गया है, लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो इतनी सुस्त रफ्तारी है कि इतने दिन गुजरने के बाद भी अभी सिंगल डिजिट में ही फॉर्म जमा हुए हैं। यहाँ पर लोगों को क्या मुश्किलात आ रही हैं, हज कमेटी ने क्या तैयारियां की हैं, इस पर बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश स्टेट हज कमेटी के CEO दाऊद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं दाऊद साहब जो है क्या तैयारियाँ हैं, क्योंकि कोरोना की गाइडलाइन ने बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर दिया है। देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए सबसे पहले तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो हैं वो मांगी जा रही हैं, लेकिन उसके साथ ही हमने, अगर कोई यहाँ आ जाता है हमारे हज हाउस पर, तो यहाँ पर भी हमने ऑनलाइन भरने के लिए एक सुविधा यहाँ दी हुई है। ई-सुविधा केंद्र स्थापित किया यहाँ पे हमने। साथ ही हमने अपनी जो मुख्तलिफ जिला हज कमेटियाँ हैं उनसे भी ये कहा है कि वो भी अपनी अपनी जगह पर एक ई-सुविधा केंद्र स्थापित करके और वहाँ जो हज आवेदक हैं उनको ये हज फॉर्म भरने की सुविधा मुहैया करा दें। एक तो ये है। दूसरा ये कि कोविड के चलते अभी फ़िलहाल जो हज कमेटी इंडिया से निर्देश मिले हैं उसके मुताबिक जो देखा जाए तो वो ये है कि सऊदी अरब से भी अभी हमें पूरी तरह से दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हो, जो कि होना है। तो ये जो सिलसिला है हज एप्लीकेशन का, ये टेम्परेरी है, मतलब प्रोविजनल है अभी, और जैसे जैसे वहाँ से दिशा निर्देश आएंगे वो इस पर लागू किए जाएंगे। मोटे तौर पर ये कहा गया है कि 7 नवंबर 2020 को जो व्यक्ति 18 साल का हो चुका है या 65 साल का हो चुका है वही यहाँ पे अप्लाई करेगा। उससे ज़्यादा की उम्र वाला, 65 साल से ज़्यादा की उम्र वाला नहीं कर पाएगा और 18 साल से कम उम्र वाला भी नहीं कर पाएगा। एक ये पाबंदी है। दूसरी पाबंदी ये है कि पहले एक कवर में 5 लोग भी हो जाते थे, लेकिन अभी एक ग्रुप में सिर्फ 3 ही लोग अप्लाई कर पाएंगे। आपने कहा कि प्रोविजनल है, और प्रोविजनल में एक बात में अगर हज नहीं होता है कोविड की वजह से, तो जो लोग फॉर्म जमा करें 300 रुपये जमा करें, तो क्या रिफंड होंगे या ये नॉन रिफंडेबल है? देखिए, पहले से ही गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि हज रजिस्ट्रेशन प्रोसेसिंग फीस है ये, तो ये नॉन रिफंडेबल है। इसमें जो छूट है वो सिर्फ बिना महरम जो महिलाएं आवेदन करेंगी उनके लिए छूट है। सफर हज 2021 के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल किए जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। झारखंड हज कमेटी के CEO शाहिद अख्तर ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि गुज़श्ता 7 नवंबर से जारी सिलसिले के तहत अब तक 1 दर्जन दरख्वास्त जमा किए गए हैं। शाहिद अख्तर ने सफर हज के ख्वाहिशमंद लोगों से ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करने की अपील की है। इंडिया 2021 के लिए हज यात्रियों के लिए न्यू गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें 7 नवंबर से 10 दिसंबर तक हज के फॉर्म ऑनलाइन आवेदन किए जाने की तारीख़ है। और इसमें इस साल जो 2021 में हज होगा उसका नई गाइडलाइंस हज कमेटी ऑफ इंडिया कुछ जारी किए गए हैं, जिसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ नई बातें हैं। मिसाल के तौर पे जो इम्बार्केशन पॉइंट है उसको कम किया गया है। तो झारखंड का जो इम्बार्केशन पॉइंट रांची हुआ करता था, अब वो रांची से इम्बार्केशन नहीं रहेगा। हज यात्रियों को कलकत्ता से उड़ान भरी जाएगी। हज यात्रियों का इम्बार्केशन पॉइंट रांची का कलकत्ता होगा। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महीने यानी 12 रबीउल अव्वल में हर साल की तरह इस साल भी अजमेर की मस्जिद मुए मुबारक में बाद नमाज जुमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुए मुबारक की ज़ियारत करवाई गई। कसीर तादाद में लोगों ने मुए मुबारक की ज़ियारत की और दुआएं मांगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गुज़श्ता जुमे में मैंने ऐलान किया था कि
कचहरी मस्जिद जो इस वक्त मस्जिद मुबारक के नाम से मौसूम है, और इसकी वजह तस्मिया यही है कि इस मस्जिद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुए मुबारक यानी आपका बाल शरीफ मौजूद है और हर साल इसकी ज़ियारत करवाई जाती है। ये नेमत उज़्मा हैदराबाद से बज़रिए अब्दुल रशीद साहब जनाब सैयद ग़ियासुद्दीन साहब को ये नेमत मिली और उन्होंने इस मस्जिद को इस सिलसिले में अमीन ठहराया और हर साल इस मुए मुबारक की ज़ियारत करवाई जाती है। बेंगलुरु में पेश आए तशद्दुद के वाक़े के लिए साबिक़ मेयर संपत राज और साबिक़ कारपोरेटर AR जाकिर जिम्मेदार हैं। मकामी MLA अखंडा श्रीनिवास मूर्ति ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि पुलिस और CCB की जांच में इन दोनों के नाम सामने आ चुके हैं। वाज़ेह है कि संपत राज इन दिनों फरार हैं और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। MLA अखंड श्रीनिवास मूर्ति ने यह भी मुतालबा किया कि इस मामले में गिरफ्तार बेकसूर नौजवानों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। भाई कौन इनोसेंट है उसे छोड़ना, कौन कल्प्रिट है उसे पनिशमेंट देंगे। इनोसेंट सभी छोड़ना कर को मैं रिक्वेस्ट कर रहा, हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी को तकलीफ नहीं देना। कई को तो हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में हमें हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सभी एक है। ये भारत देश है, भारत में सभी हम एक है। कौन सा भी दूसरे नहीं, हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी तक ऐसा इंसिडेंट नहीं होगा। ये पहले इंसिडेंट है कि ये पहले इंसिडेंट कौन बोल के उसे कल्प्रिट को अरेस्ट करना कर बोल रहे थे। ये कल्प्रिट है कौन? डिप्टी मेयर एक्स मेयर संपत राज है। वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में मालूम हो गए, CCB इन्वेस्टिगेशन में उसमें चार्जशीट में भी उसका नाम आ गए। उन्हें अब स्कैनिंग हो गए। अब उन्हें कहाँ रहे तभी पुलिस वाला उसको धुन को पकड़ लिया को उसे अरेस्ट करना, उसके पनिशमेंट देना। कोई इसे ऐसा दूसरों को नहीं तकलीफ होना। कई को तो ये तकलीफ मैं एक MLA को ऐसा हुए तो मैं कॉमन मैन को क्या तकलीफ है कर को मैं पूछने का सवाल है। उस तरफ से मैं कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट कारपोरेशन के सरबराह मुख्तार हुसैन पठान का कहना है कि उन्होंने कारपोरेशन को 550 करोड़ रुपयों का बजट फराहम करने की येडियुरप्पा हुकूमत से दरख्वास्त की है, जिसकी मंजूरी के साथ ही माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को भारी तादाद में एजुकेशन लोन दिया जाएगा। पठान के मुताबिक अभी KMDC का बजट सिर्फ 105 करोड़ रुपए ही है। गुज़श्ता बरस के सैलाब से तबाही की वजह से इसके बजट में कमी की गई है। अब इसको दूर कर लिया जाएगा। कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कई तरह के सवालात के घेरे में है। कई लोगों को शिकायत है, कई तलबा को स्टूडेंट्स को शिकायत है कि RU स्कीम सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है रियासत में। गुज़श्ता साल जो एप्लीकेशंस डाले थे अभी तक उसका लोन सेक्शन नहीं हुआ। कई एक तरह के सवालात वगैरह है। हमारे साथ मौजूद है KMDC के चेयरमैन जनाब पठान सर। कई लोगों को, कई स्टूडेंट्स को शिकायत है कि RU स्कीम सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, उसके बजट में कुछ कटौती वगैरह हुई है। सर कितना बजट था और अब कितने स्टूडेंट्स को दी रही है, कटौती किस तरह से की गई है? RU स्कीम के अंदर जो बच्चे तकलीफ़ में है बोल के वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर का जो बजट हम लोग ने अलोकेट किया था वो 92 करोड़ रुपए का था, लेकिन फिर भी हम लोग ऑलरेडी लास्ट ईयर का 168 करोड़ का हम लोगों ने रिलीज़ किया है, अमाउंट ऑलरेडी रिलीज़ किया है। अभी एक मेरे ख्याल से 31-32 करोड़ का भी अभी फ्रेशर्स का भी थोड़ा देना बाकी है। वो इस बार का हम लोग लेके अभी बोर्ड मीटिंग में लेके हम क्लियर कर रहे हैं। और आपके यहाँ से कुछ कटौती बोलने की बात नहीं आती है। अभी जैसा लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर अगस्त महीने में और अक्टूबर महीने में 2 बार ऐसा सैलाब आ गया है कि घरों के घर बह गए थे। तो ऐसी हालात में तब जब घरों के घर बह जाते हैं तो उस वक्त में सरकार उनके सपोर्ट में ठहरना पड़ता है। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। आदाब।